आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आज हम भारतीय भूगोल के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को जानेंगे और जो भी इस पे महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय भूगोल के भाग 2 में हमने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के कुछ भाग को पढ़ा था और भारतीय भूगोल के भाग 3 में हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के शेष भाग को पढ़ेंगे। तो हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हमने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे, पहले हम ग्लोब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जब हम इसे विश्व भूगोल में पढ़ेंगे ग्लोब को, तो वहाँ पे काफ़ी विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे ये हमारा अगर ग्लोब माने या पृथ्वी माने, तो पृथ्वी को एक रेखा जो सबसे बीच से गुजरती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा जो है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये है विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का भाग है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले भाग को और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाले भाग को कहते हैं। तो इसमें जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हो। यहाँ पर ग्लोब में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो जो विषुवत रेखा है इसके समांतर जो रेखा खींची जाती है, ये कितनी होती है, 90 होती है उत्तरी गोलार्ध में। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये विषुवत रेखा के ठीक समानांतर होती है और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। कितने डिग्री के अंतर पे होती है, 1 डिग्री के अंतर पे खींची जाती है ये। तो यहाँ से जो ये अक्षांश रेखा है ये विषुवत रेखा के समानांतर होती है और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पश्चिम में फैली हुई होती है, यानी इनकी जो लंबाई होती है पूर्व से पश्चिम में होती है। ग्लोब में या पृथ्वी में पूर्व इस साइड होता है, पश्चिम इधर, उत्तर इधर होता है और दक्षिण नीचे। तो पूर्व से पश्चिम का है या पश्चिम से पूर्व, तो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी संख्या होती है 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी इनकी संख्या 90 होती है। और एक ये जो विषुवत रेखा है इसे भी काउंट किया जाता है। जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 181। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 181 होती है विषुवत रेखा मिला लें तब। अब यहाँ पे जो ये ये जो उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश रेखाएं एक डाट के रूप में होती हैं, एक रेखा नहीं होती है, बल्कि दक्षिणी ध्रुवों पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी लंबाई घटती जाती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर एक पॉइंट के रूप में हो जाती है। तो ये हो गए हमारी अक्षांश रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो जो देशांतर रेखा होती है वो यहाँ पे 0 डिग्री
पहले देशांतर रेखा मानते हैं। यहाँ पे ये होती है 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि स्फेरिकल जो होता है, ये जो गोला होता है या स्फेरिकल कहें, ये होता है हमारा 360 डिग्री का। इसी प्रकार एक एक डिग्री के अंतर पे 360 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार अगर हम खींचे, इस प्रकार पीछे भी और यहाँ पे भी, तो 360 देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, इस साइड में उत्तर है और ये दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो देशांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ से हमने ये समझा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं और उनका अंतर कितना होता है, 1-1 डिग्री का, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई होती हैं और विषुवत रेखा के समानांतर, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अंतर होता है वो समझ में आ गया होगा। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360 डिग्री यानी एक एक अंतर पे एक एक डिग्री के अंतर पे खींची जाती है। तो कितनी इनकी संख्या होगी, 360। तो अक्षांश रेखाएं 181 और देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि हमारे ग्लोब पे भारत की स्थिति कौन सी है। अब हम ग्लोब पे अपने जो भारत की स्थिति है उसकी स्थिति को देखेंगे। तो जो हमारा भारत है वो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, ये हमने भारतीय भूगोल के भाग 2 में पढ़ा है कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा, तो ग्लोब में जो भारत की स्थिति है कुछ इस प्रकार है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो भारत है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो यहाँ पे हम रफली समझेंगे कि इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। यहाँ से अगर हम चलेंगे, ये हमारी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ से जब हम चलेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, और जो इसका सबसे उत्तरी छोर है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। इसी प्रकार अगर हम इसका देशांतरी विस्तार देखें, यानी इसका कुछ अक्षांशीय विस्तार होगा तो इसका देशांतरी विस्तार भी होगा। तो इसका देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो देशांतरी विस्तार इस प्रकार होगा, यहाँ से और कहाँ तक, यहाँ तक होगा। तो ये हमारा देशांतरी विस्तार जो होगा ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। यहाँ पे जो 68 डिग्री 7 मिनट है, इसके आगे हम पूर्वी देशांतर और लिखेंगे, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये जो अक्षांश रेखा वाला है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे उत्तरी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी लिखेंगे और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी लिखेंगे। और जो देशांतर है ये 0 डिग्री के पूर्व में पड़ता है, क्योंकि इधर पूर्व है इधर पश्चिम। तो ये जो मेन पॉइंट है यानी मेन देशांतर रेखा है 0 वाली, तो भारत इसके पूर्व में पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब कंपेयर करेंगे तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक विस्तृत है। तो यहाँ पे हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली।
अब हम कर्क रेखा, जो भारत यहाँ पे कर्क रेखा जो होती है, यहाँ पे मान लेते हैं ये साढ़े, इसको हम अपने मैप में समझते हैं भारत के मैप। तो इसमें हम थोड़ी और ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद अपने भारत के मैप पर आएंगे। ये हमारा ग्लोब है, ये हो गई विषुवत रेखा। तो अभी जो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, तो 23.5 डिग्री उत्तर में जाने पर जो अक्षांश रेखा पड़ती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में जाने पर जो अक्षांश रेखा पड़ती है उसे नए नाम से जानते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये जो ब्लैक कलर की रेखा है, ये कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अभी जो भी हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है उसका यूज अब अपने मानचित्र में करेंगे, भारत के मानचित्र में। ये जो ब्लैक कलर की रेखा है इसे कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पश्चिम में राज्य है ये गुजरात, तो सबसे पहला राज्य गुजरात है, और यहाँ पे थोड़े से भाग में राजस्थान से भी गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। और ये हमारा है छत्तीसगढ़, ये लंबाई में जो विस्तृत है ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पे ये है झारखंड, ये यहाँ पे है झारखंड, तो झारखंड से भी जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी पश्चिम बंगाल, ये जो लंबाई के रूप में विस्तृत है ये है पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश के पास वाली जो सीमा है ये पश्चिम बंगाल है। और ये हमारा त्रिपुरा है, ये जो लटका हुआ भाग दिख रहा है थोड़ा, तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है ये वाला, ये त्रिपुरा है। और ये मिजोरम, तो त्रिपुरा और मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है, यानी कुल 8 राज्यों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है हमारी। कर्क रेखा में जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो यही था कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। अब हम एक तथ्य ये देखेंगे कि जो एग्जाम में आता है कि भारत की कौन सी ऐसी राजधानी है या किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे हम देखें, जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है रांची, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है और ये कर्क रेखा पर स्थित है। जबकि यहाँ पे जो गांधीनगर है ये थोड़ा नीचे है कर्क रेखा के, और ये जो भोपाल है, भोपाल भी मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये भी कर्क रेखा के नीचे स्थित है। लेकिन जो झारखंड की रांची राजधानी है ये बिल्कुल विषुवत रेखा पर स्थित है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए कर्क रेखा पर स्थित राजधानी भारतीय राज्य की कौन सी है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और जो रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसकी सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश, यहाँ पे गुजरात के बाद मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। और यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से, यानी कुल 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। और रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। एक फैक्ट ये भी बनता है कि जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये जो है कर्क रेखा के या अक्षांश रेखा के पास, यहाँ पे कहें कर्क रेखा के पास स्थित शहर है जो सबसे पास में है। यानी यहाँ पे अक्षांश रेखा कहें या कर्क रेखा
तो कर्क रेखा के पास स्थित जो निकटतम स्थित शहर है वो है गांधीनगर और भोपाल। तो यहाँ से हमने जो भी कर्क रेखा के बारे में तथ्य पढ़े हैं उन पर एक बार नजर डालेंगे। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसकी सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे मध्य प्रदेश पड़ता है। यह 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है, कर्क रेखा पर स्थित है। और कर्क रेखा के निकट स्थित शहर है गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये अक्षांश रेखा के निकट स्थित शहर है। लेकिन अगर ये आता है कर्क रेखा पर स्थित, तो वो होगा रांची, झारखंड की राजधानी है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है, ये वाला विस्तार, देशांतरी विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक कुल कितने देशांतर हैं। तो जब इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक 30 देशांतर। इसका मतलब ये है कि जो भारत का विस्तार है वो 30 देशांतर रेखाओं तक विस्तृत है। और जो अक्षांश रेखा है उसका विस्तार हमने कितना पढ़ा था, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ से भारत के पूर्वी छोर यानी ये पूर्वी छोर हो गया, से पश्चिमी छोर यानी ये पश्चिमी छोर, और इसके बीच में कुल 30 देशांतर रेखाएं स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सूर्य की पहली किरण कहाँ पड़ती है। ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारा ये है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे कच्छल नामक एक गांव है, वहां पे सबसे पहली सूर्य की किरण पड़ती है भारत में। तो ये हो गए कर्क रेखा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में सबसे छोटे बड़े क्षेत्रफल में और जनसंख्या में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का घटता क्रम। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो है राजस्थान का, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश का, तीसरे स्थान पे है भोपाल इसका महाराष्ट्र का, और जो चौथे पे है वो है उत्तर प्रदेश। इससे पहले ये जो हमारा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मिश्र रूप, ये चौथे नंबर पे था। लेकिन जब ये तेलंगाना नया राज्य बन गया, यहाँ पे ये जब तेलंगाना नया राज्य बन गया तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान हो गया। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का घटता क्रम है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैप में दिख भी रहा है कि सबसे बड़ा राजस्थान के पास एरिया है, उसके बाद एमपी के पास, उसके बाद महाराष्ट्र के पास, और फिर उत्तर प्रदेश। लेकिन एग्जाम में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम कहाँ पे है, नेपाल और भूटान के बीच सिक्किम स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक यहाँ पे है ये। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जनसंख्या में सबसे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है। ये लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। तो लक्षद्वीप जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब ऐसे ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली कहाँ पे है, ये जो उत्तर प्रदेश है और हरियाणा इसके बीच में स्थित है नई दिल्ली।
यही जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एनसीआर कहते हैं, एनसीआर दिल्ली, तो एनसीआर का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर आप लोगों को पता है तो इसके फुल फॉर्म को नीचे कमेंट में करेंगे, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि दिल्ली, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है गोवा, ये सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अब अगर हमें यह कह दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप है, ये गोवा से भी छोटा है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32 स्क्वायर किलोमीटर। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इससे पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, इसे आप कमेंट में बताना है। तो आज जो है वो है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख अभी बना है 5 अगस्त 2019 से। इससे पहले कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, इसे आप कमेंट में बताएंगे। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, क्योंकि इससे पहले था गुजरात का कच्छ। कौन सा था? गुजरात का कच्छ जिला जो था वो सबसे बड़ा जिला था, लेकिन अब जब लद्दाख बन गया है तब से गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला नहीं रहा है। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है पुदुचेरी का माहे जिला। तो पुदुचेरी का माहे जिला कहाँ पे? ये केरल में पड़ता है, केरल में यहाँ पे पुदुचेरी का माहे जिला स्थित है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। पहला माहे जिला केरल में, और 2 जिले हैं तमिलनाडु में, पुदुचेरी और यहाँ पे कराईकल, और चौथा जो जिला है वो आंध्र प्रदेश में यनम में स्थित है। ये पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में स्थित हैं, यानी जो पुदुचेरी का एक संगठित राज्य नहीं है, इसके बिखरे हुए जिले हैं। यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट को देखा है जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये जो हमने पढ़ा है लद्दाख वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ये देखें, अब कुछ फैक्ट देखते हैं कि जो हमारे जो देश, पड़ोसी देश हैं, इनके साथ जो रेखाएं बनाई जाती हैं, यानी जो पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनके नाम क्या है और ये कब निर्धारित की गई, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो डूरंड रेखा है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। पहले तो ये पाकिस्तान नहीं था, तब अफगानिस्तान और भारत के बीच थी, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 ईस्वी को निर्धारित की गई। और जो मैक-मोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच स्थित है। ये 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो काफी टाइम क्वेश्चन दिया होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन दिया होता है श्रीलंका का। काफी लोग सोचते हैं कि श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप में है वो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश
ये 5 देश ही शामिल है, श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। इसे हमें याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यानी टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य ही शामिल हैं। और जो हमारा श्रीलंका है ये इसमें शामिल, 5 देश शामिल हैं, 5 राज्य नहीं, 5 देश शामिल हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इस फैक्ट को हमें याद रखना है, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे